नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी हालदार परिवार का तीसरा भाग। बनवारी ने छोटे भाई वंशी को अपने दल में खींचकर उसी समय पिता के पास जाने का निश्चय किया। वह जानता था अकेले जाने से कोई फल न होगा, क्योंकि इस नीलकंठ को लेकर पिता के पास उसकी पहले ही खटपट हो चुकी है। पिता उसके ऊपर अप्रसन्न थे। एक दिन था जब सभी सोचते थे कि मोहनलाल अपने बड़े लड़के को सबसे अधिक चाहते हैं, किंतु अब लगता था वंशी के ऊपर ही उसका पक्षपात था। इसलिए बनवारी ने वंशी को भी अपनी नालिश में सम्मिलित करना चाहा। वंशी अत्यंत भला लड़का था। इस परिवार में अकेले उसी ने 2 परीक्षाएं पास की थी। इस बार वह कानून की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिन रात जानकर पढ़ते पढ़ते उसके अंतर में कुछ जमा हो रहा था या नहीं, यह अंत दिन रात जागकर ही जाने, किंतु शारीरिक दृष्टि में से खर्च के सिवा और कुछ भी न था। इस फाल्गुन की संध्या को उसके कमरे के जंगले बंद थे। ऋतु परिवर्तन के समय से वह बहुत डरता था। हवा उस पर से तनिक भी श्रद्धा न थी। टेबल पर केरोसिन का एक लैंप जला रहा था। कुछ पुस्तकें जमीन पर तख्त की बगल में जमा थी, कुछ टेबल पर, कुछ दीवार के ताक पर औषधियों की कुछ शीशियाँ रखी थी। बनवारी के प्रस्ताव से वह किसी भी तरह सहमत न हुआ। बनवारी क्रुद्ध होकर गरज उठा, तू नीलकंठ से डरता है? वंशी उसका कोई उत्तर न देकर चुप रह गया। वास्तव में उसकी चेष्टा सदा नीलकंठ को अनुकूल रखने की होती थी। वह प्रायः पूर्व वर्ष कलकत्ता के घर में ही बिताता। यहाँ निर्धारित रुपए की अपेक्षा उसे ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ जाती थी। इस सिलसिले में नीलकंठ को प्रसन्न करने का उसे अभ्यास हो गया था। वंशी को भीरू का पुरुष नीलकंठ का चरण चारण चक्रवर्ती कहकर गालियों की बौछार करके बनवारी अकेला ही पिता के पास जा उपस्थित हुआ। मोहनलाल अपने बाग की पुष्टकारिणी के घाट पर नंगे बदन आराम से हवा खा रहे थे। पासदगन पास बैठे कलकत्ता के बैरिस्टर की तरह से जिला कोर्ट में दूसरे गांव के जमींदार अखिल मजूमदार किस प्रकार हैरान हो गए, उसी की कहानी ऋतु मधुर बनाकर मालिक से कह रहे थे। उस दिन वसंत संध्या की सुगंधी के संयोग से वह वृतांत उनके अत्यंत स्मरणीय हो उठा था। साहस बनवारी ने बीच में आकर रस भंग कर दिया। भूमिका बांधकर अपनी बात को धीरे धीरे प्रकट करने योग्य उसकी अवस्था नहीं थी। उसने गला चढ़ाकर एकदम शुरू कर दिया। नीलकंठ के द्वारा उसकी क्षति हो रही है। वह चोर है, मालिक का रुपया मारकर अपना पेट भरता है। इस बात का कोई प्रमाण न था और यह सत्य भी नहीं था। नीलकंठ के द्वारा संपत्ति की वृद्धि हुई थी और वह चोरी भी नहीं करता था। बनवारी ने सोचा था नीलकंठ के सद्भाव के प्रति अटल विश्वास होने के कारण ही मालिक सब मामलों में उसके ऊपर इस प्रकार आंख बंद करके निर्भर रहते हैं। यह उसका भ्रम था। मनोहर लाल के मन में दृढ़ धारणा थी कि नीलकंठ मौका लगने पर चोरी करता है, किंतु इस कारण उसके प्रति उसके मन में किसी प्रकार की अभद्रता नहीं थी, क्योंकि अनादिकाल से संसार इसी प्रकार चला आ रहा है। अनुचरण की चोरी की बचत से ही तो सदा बड़े घर पलते हैं। चोरी करने की चतुराई जिसमें नहीं है, मालिक की संपत्ति की रक्षा करने की बुद्धि ही उसमें कहाँ से आएगी। धर्मपुत्र दृष्टि से तो जमींदारी का काम नहीं चल सकता। मनोहर ने अत्यंत खींच कर कहा, अच्छा
नीलकंठ क्या करता है या नहीं करता है, इस बात की चिंता तुम्हें नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा, देखो ना, वंशी का तो झंझट नहीं है, वह कैसा पढ़ा लिखा रहा है। वह लड़का फिर भी थोड़ा बहुत आदमी सरीखा है। इसके पश्चात अखिल मजमूदार की दुर्गति की कहानी में रस नहीं आया। परिणाम स्वरूप मनोहर लाल के लिए उस दिन वसंत की वायु व्यर्थ ही चली जाती। पुष्पकारनी के काले जल के ऊपर चंद्र ज्योत्सना के झिलमिलाने की कोई उपयोगिता न रही। उस दिन की संध्या व्यर्थ नहीं गई तो केवल वंशी और नीलकंठ के लिए। जंगल बंद करके वंशी बहुत रात पढ़ता रहा और वकील के साथ परामर्श करते हुए नीलकंठ ने आधी रात काट दी। कमरे का दिया बुझाकर किरण जंगले के पास बैठी थी। कामकाज आज उसने बहुत जल्दी समाप्त कर लिया था। रात्रि का भोजन करना बाकी था, किंतु अभी तक बनवारी ने खाना नहीं खाया था, इसलिए वह प्रतीक्षा कर रही थी। मधु कैरवत की बात उसे याद भी न थी। बनवारी मधु के दुख का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। इस संबंध में वह किरण के मन में लेश मात्र भी क्षोभ न था। अपने पति से कभी वह किसी विशेष क्षमता का परिचय पाने के लिए इच्छुक नहीं थी। परिवार के गौरव में ही उसके पति का गौरव था। उसका पति उसके ससुर का बड़ा लड़का था, इसे उससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार की बात कभी उसके मन में न आई। आखिर ये तो गोसाईगंज के प्रसिद्ध हालदार के वंशज थे। बनवारी बहुत रात तक बाहर के बरामदे में टहलने के बाद कमरे में आया। वह भूल गया था कि उसने भोजन नहीं किया है। किरण उसकी प्रतीक्षा में बिना खाए बैठी थी। इस घटना ने उस दिन जैसे उसको विशेष रूप से चोट पहुंचाई हो। किरण के इस कष्ट को स्वीकार करने के साथ उसकी अपनी अकर्मण्यता का मानो मेल न बैठ गया हो। भोजन का कौर उसके गले में अटकने लग गया। बनवारी ने अत्यंत उत्तेजना के साथ पत्नी से कहा, जैसे भी हो मैं मधु कैरवत की रक्षा करूंगा। किरण ने उसकी अनावश्यक उग्रता पर विस्मित होकर कहा, लो और सुनो, तुम इसे किस तरह बचाओगे। मधु का ऋण बनवारी स्वयं शोध कर देगा, यही उसका प्रण था। किंतु बनवारी के हाथ में कभी रुपया जमा नहीं रहता। निश्चय किया कि अपनी 3 अच्छी बंदूकों में से एक बंदूक और एक कीमती हीरे की अंगूठी बेचकर वह धन इकट्ठा करेगा। किंतु गांव में इन सब चीज़ों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और बेचने का प्रयत्न करने पर चारों ओर लोग कानाफूसी करेंगे। इस कारण कोई न कोई बहाना करके बनवारी कलकत्ता चला गया। जाते समय मधु को बुलाकर आश्वासन दे गया कि उसके लिए भय की कोई बात नहीं है। इधर बनवारी का शरण पत्र हुआ समझकर नीलकंठ मधु पर क्रोध से आग बबूला हो उठा। चपरासियों के अत्याचार से कैवत मोहल्ले की इज्जत संकट में पड़ गई। जिस दिन बनवारी कलकत्ता से लौट कर आया, उसी दिन मधु का लड़का स्वरूप दौड़ता हाँफता हुआ आया और सहसा बनवारी के पैर पकड़कर हाय हाय करके रोने लग गया। क्या है रे, मामला क्या है? स्वरूप ने कहा, मेरे पिता को नीलकंठ ने कल रात से कचहरी में बंद कर रखा है। बनवारी का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा। कहा, अभी जाकर थाने में खबर करा। मारे गए थाने में खबर? नीलकंठ के विरुद्ध? उसके पैर उठाना नहीं चाहते थे। अंत में बनवारी के धमकाने पर उसने थाने में जाकर खबर कर दी। पुलिस ने तुरंत कचहरी में आकर मधु को बंधन से छुड़ाया और नीलकंठ तथा कचहरी के कई चपरासियों को अभियुक्त बनाकर मजिस्ट्रेट के पास चालान कर दिया। मनोहर बड़े परेशान हो उठे। उनके मुकदमे के मंत्री घूस के बहाने
पुलिस के साथ मिलकर रुपया लूटने लगे। कलकत्ता से एक बैरिस्टर आया। वह बिल्कुल कच्चा था, नया पासुदा। सुविधा इतनी ही थी कि जितनी फीस उसके नाम खाते में लिखी जाती थी उतनी फीस उसकी जेब में नहीं पहुंचती थी। दूसरी ओर मधु कैरवत के पक्ष में जिला अदालत का एक कुशल वकील नियुक्त हुआ। उसका खर्च कौन दे रहा था पता नहीं चला। नीलकंठ को 6 महीने की सज़ा हुई। हाई कोर्ट की अपील में भी वह बहाल रही। घड़ी और बंदूक का उचित मूल्य में बिकना व्यर्थ नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप मधु बच गया और नीलकंठ को जेल हो गई। किंतु इस घटना के बाद मधु अपने घर में टिके कैसे? बनवारी ने उसको आश्वासन देकर कहा, तू रह, तुझे कोई डर नहीं। किसके बल पर आश्वासन दिया था यह वही जाने, शायद केवल अपने पौरुष के बल पर। इस मामले में मूल में बनवारी का इसको छिपा रखने का विशेष प्रयत्न उसने नहीं किया। बात प्रकट भी हो गई, यहाँ तक कि मालिक के कानों तक पहुँची। उन्होंने नौकर के द्वारा कहला भेजा, बनवारी कभी मेरे सामने न आवे। बनवारी ने पिता का आदेश अमान्य नहीं किया। किरण अपने पति का व्यवहार देखकर अवाक रह गई। यह क्या मजाक है? घर का बड़ा लड़का, पिता के साथ बातचीत बंद। 30 पर अपने कर्मचारियों को जेल में भेजकर दुनिया के लोगों के सामने परिवार का सिर नीचा कर देना, वह भी एक साधारण मधु कैरवत को लेकर। विचित्र बात थी। इस वंश में कितने बड़े बाबू जन्मे एवं नीलकंठों का भी कभी अभाव न रहा। नीलकंठ अर्थव्यवस्था का सारा भार स्वयं लेते रहे और बड़े बाबू पूरी तरह निश्चय भाव से वंश गौरव की रक्षा करते रहे। ऐसी उल्टी गंगा तो कभी नहीं बही। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हालदार की अगले भाग की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।